हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया था। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट टिश्यूज से एल्वेलर सरफेस पर कैसे होता है। ये टिश्यू से एल्वेलर सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन मेन फॉर्म में होता है। फर्स्ट होती है इन डिजॉल्व स्टेट, जिसमें 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व स्टेट में होता है। सेकंड एज बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है और कार्ब एमिनो कंपाउंड की फॉर्म में 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप यहाँ देखिए 7% तो ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है, बाकी 93% आरबीसी में डिफ्यूज हो जाती है। उसमें से 23% हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है और 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि तीन टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। डिजॉल्व स्टेट में 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है और लंग्स को ले जाई जाती है। अब जो वीनस ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg होता है और जो आर्टीरियल ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 mmHg होता है। मतलब 45 mmHg मतलब 100 ml में 2.7 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और यहाँ पर आर्टीरियल ब्लड में 2.4 ml पर 100 ml प्रेजेंट है। तो वीनस ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और जो आर्टीरियल ब्लड है वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 2.4 है और यहाँ 2.7 है, तो डिफरेंस कितना आता है, 0.3 ml का। तो इसका मतलब 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व स्टेट में लंग्स में ले जाई जाती है। सेकेंड होता है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है, फिर आरबीसी में एंटर करती है, वहां पर ये वाटर के साथ में कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में कंबाइंड होती है, वाटर के साथ कंबाइंड होती है और यहाँ पर ये क्या बना देगी, H2CO3 बना देती है। H2CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्लियर? ये कार्बोनिक एसिड क्या है, ये है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर एक एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्लियर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के H2CO3 बनाते हैं। क्लियर? अब इसके फॉर्मेशन के बाद में ये कार्बोनिक एसिड जो है वो जल्दी डिसोशिएट हो जाता है, मतलब H2CO3 जो है, इस H2CO3 का डिसोशिएशन हो जाएगा और क्या बन जाता है, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बाइकार्बोनेट आयंस अलग हो जाते हैं। तो यहाँ ये इस तरीके से हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और फिर इसका डिसोसिएशन होता है H प्लस और HCO3 माइनस में होता है। इसको हम अभी आगे समझते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं इसमें कि किस टाइप से बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो टिश्यू सेल्स दिख रही हैं आपको, यहाँ क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और फिर यहाँ पर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए आरबीसी में एंटर करती है, फिर वाटर के साथ कंबाइंड होती है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। फिर इस कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होता है, H प्लस एंड HCO3 माइनस में डिसोसिएशन होता है। अब ये HCO3 माइनस आयन आरबीसी से बाहर की तरफ चले जाते हैं। ये HCO3 माइनस आयन के लिए ये आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है वो हाईली परमिएबल होती है, इसलिए ये आरबीसी से बाहर ब्लड प्लाज्मा में चले जाते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा में ये जो बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं, ये सोडियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सेम नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस आरबीसी में डिफ्यूज होते हैं। क्लियर? तो ये जो एक्सचेंज होता है क्लोराइड आयंस का बाइकार्बोनेट आयंस के लिए, इस क्लोराइड आयंस की शिफ्टिंग को या एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इसको सबसे पहले हैम्बर्गर ने बताया था क्लोराइड शिफ्ट के बारे में।
अब इसे हम हैम्बर्गर इफेक्ट भी कहते हैं। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, मतलब HbO2 जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में, इसलिए जनरली किसके साथ कंबाइंड रहता है, पोटेशियम के साथ कंबाइंड रहता है। तो पोटेशियम आयन के साथ जब ये कंबाइंड रहता है तो क्या होता है, KHbO2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? एसिडिक होने के कारण जो HbO2 है वो पोटेशियम के साथ कंबाइंड रहता है तो क्या बनाता है, KHbO2 बनाता है। अब यहाँ हमने क्या देखा था, जब इसका डिसोसिएशन हुआ था तो HCO3 और H+ बने थे। HCO3 तो आरबीसी से बाहर निकल करके प्लाज्मा में चले जाते हैं। अब ये जो H+ आयन है जो कार्बोनिक एसिड से रिलीज हुए हैं, ये KHbO2, मतलब यहाँ जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो पोटेशियम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो जो क्या बनाएगा, KHbO2 बनता है। तो ये H+ आयन उस KHbO2 से जुड़ जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि जब ये KHbO2 के साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और पोटेशियम आयन भी फिर रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही H+ इसके साथ जुड़ जाएगा तो पोटेशियम आयन को ये रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देगा और हीमोग्लोबिन के साथ में ये H+ अब जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे, HHB, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, इधर ECF में चली जाती है और फाइनली ये बॉडी सेल्स में चली जाती है। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर? क्लोराइड शिफ्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्लोराइड शिफ्ट, कैसे बाइकार्बोनेट आयंस को जब बाहर जाते हैं तो उनके लिए क्लोराइड आयंस की शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बोर इफेक्ट के बारे में। बोर इफेक्ट क्या होता है, अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ में क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन यहाँ सेपरेट हो जाते हैं। तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेटर विल बी द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड helps to cell helps the cells to acquire more oxygen। देखिए इन सेल्स को ये ऑक्सीजन मिल रही है यहाँ पर, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, बोर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? अब हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट एक तो डिसॉल्व स्टेट में होता है जो अभी हमने यहाँ देखा था, सेकंड हमने बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में पढ़ा, और थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 20 to 23% कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्लियर? तो 20 to 23% कार्बन डाइऑक्साइड इरिथ्रोसाइट में एंटर करती है, तो देखिए ये आरबीसी में एंटर करती है और आरबीसी में एंटर करने के बाद में ये जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट होता है, उस ग्लोबिन पार्ट का जो एमाइन रेडिकल होता है, NH2 वाला पार्ट होता है, उसके साथ में ये कंबाइंड हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करती है। लंग सरफेस पर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। कहां पर, लंग सरफेस पर। ये चीज कहां हो रही है, आरबीसी में हो रही है। तो लंग सरफेस पर क्या होगा, ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो है, मतलब HbCO2 जो होती है वो डिसोशिएट हो जाती है लंग की सरफेस पर और क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने अभी क्लोराइड शिफ्ट भी पढ़ लिया है और साथ ही तीनों तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। अब हम पढ़ते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट अभी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए लार्जली रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसा कि अभी हमने देखा था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो HbO2 का डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो HbO2 का डिसोसिएशन भी कम होगा। क्लियर? Bohr effect. Carbon dioxide is largely responsible for the dissociation of oxyhemoglobin. Higher the concentration of carbon dioxide, greater will be the dissociation of oxyhemoglobin. This effect is called Bohr effect. Clear? अब आप यहाँ देखिए, यहाँ है लो ब्लड PCO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कम है, फिर यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है? अब माना कि यहाँ पर है 20 mmHg, यहाँ है 40 mmHg और यहाँ है 80 mmHg। तो हम क्या देख रहे हैं कि राइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग द डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी हमने सेम चीज पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है।
तो राइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को प्रमोट कर रही है। और ये इफेक्ट क्या शो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो इफेक्ट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बोर इफेक्ट बताता है। इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। जब PCO2 यहाँ तो लो है और यहाँ हाई है, तो जब PCO2 हाई होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हाई होता है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है, इसलिए क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ जाता है। क्लियर। और ये जो कर्व है, हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, उसका जो डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। क्लियर। तो जब जैसे जैसे PCO2 बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट क्या होता है, इसे हम डॉगलस इफेक्ट या क्रिश्चियनसन इफेक्ट भी कहते हैं। हेल्डन इफेक्ट के बारे में सबसे पहले जॉन स्कॉट हेल्डन ने बताया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन्स एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जब रिमूवल होता है, जैसे कि ये है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसके रिमूवल के साथ ही इस हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड की के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। मतलब ये हीमोग्लोबिन अब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है, तो इसके कारण से क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो जो ऑक्सीजनेशन है ब्लड का लंग्स में, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से डिस्प्लेस करता है। क्लियर। मतलब ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स displaces carbon dioxide from hemoglobin, which increases the removal of carbon dioxide. This property is the Haldane effect. Clear? अब इसके अब ऐसा होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी रिड्यूस हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी क्या रहेगी, लो रहेगी। क्लियर। तो हेल्डन इफेक्ट ये डिस्क्राइब करता है कि द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डीऑक्सीजनेटेड स्टेट। मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तो जो ब्लड है वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, तब उसकी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी। मतलब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी ज्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजनेटेड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी कम हो जाती है। क्लियर। तो जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो क्या करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को फैसिलिटेट्स करती है। इसे हम बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट या डॉगलस इफेक्ट और क्रिश्चियनसन इफेक्ट कहा जाता है। थैंक यू।